नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला का स्वागत है। हम सभी लोग फसल विज्ञान के अंतर्गत हमारी जो बाजरा क्रॉप है दोस्तों, उसको लेकर के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम सभी लोग बात कर रहे थे। अच्छा, आज आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना भी है कि शीघ्र ही दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो समसामयिकी है उसकी क्लासेस आपके लिए आरंभ हो रही हैं। अच्छा, यह समसामयिकी दोस्तों मासिक संग्रह पर आधारित होगी। जैसे सबसे पहले हम सभी लोग जनवरी की करंट अफेयर क्लासेस करेंगे, फिर फरवरी की, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके होता रहेगा, क्योंकि जनवरी से शुरुआत करेंगे। अच्छा, ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होंगी। एक बार हम कह सकते हैं जैसे यूपीपी वाले भाइयों के लिए, आरओ, एजीटीए वालों के लिए, यूपीपीएससी के तहत जो एग्रीकल्चर का सर्विसेज के मेंस एग्जाम देने वाले, प्री और मेंस एग्जाम देंगे उन भाइयों के लिए, तो ये बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश की जो अंतर्गत वनडे एग्जाम है उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो संभवतः शायद संडे या मंडे को आप सभी लोगों की समसामयिकी की क्लासेस आरंभ होंगी। तो उसमें उन सभी की क्लासों का लुत्फ उठाने के लिए चैनल को दोस्तों फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम सभी लोगों ने बाजरे के अंतर्गत करीब टेम्परेचर तक बात कर ली थी, उसको किस प्रकार का तापक्रम उसके लिए आवश्यक होता है। जैसे कि बाजरे की फसल के लिए सबसे उपयुक्त तापक्रम दोस्तों 28 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। ठीक है, बहुत ही प्रमाणिक टेम्परेचर है। कई बार मतलब जो ऑप्शन दिए होते हैं या सर्वथा उचित माना जाता है। अच्छा, उत्तरी भारत को लेकर के अगर बात करें तो बाजरे की खेती खरीफ मौसम में की जाती है। ठीक है, उत्तरी भारत में बाजरे की फसल के लिए भूमि में जल निकास का उचित प्रबंध होना आवश्यक है। ठीक है, अगर कहने का तात्पर्य है कि यह बहुत ज़्यादा अगर पानी की मात्रा उपलब्ध है तो बाजरे की फसल के लिए एक प्रश्न कह सकते हैं कि नुकसानदेह साबित होगी। तो आज हम सभी लोग उसकी ही आगे बात करेंगे। मिट्टी को लेकर के किस प्रकार की इसके लिए मिट्टी मायने रखती है। तो बाजरे की खेती के लिए जो मिट्टी होती है दोस्तों, बलुआ दोमट मिट्टी जो इसकी होती है इसके लिए अच्छी मानी जाती है। किस प्रकार की मिट्टी? तो बलुआ दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है बाजरे की खेती के लिए, जो बलुआ दोमट भूमि में अच्छी होती है। बाजरे को अम्लीय मृदा में भी उगाया जा सकता है। बाजरे को अम्लीय मृदा में भी उगाया जा सकता है, लेकिन क्षारीय भूमि में इसको नहीं उगाया जा सकता। थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक है, भारी भूमि नहीं होगा दोस्तों, क्षारीय भूमि होगा। तो इसको कहाँ नहीं उगाया जा सकता है? क्षारीय भूमि में नहीं उगाया जा सकता है। क्षारीय भूमि में इसको नहीं उगाया जा सकता। मान लेते हैं कि आपसे अगर प्रश्न बन जाए कि बाजरे की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी में अंतर्गत नहीं करी जा सकती, तो आप सभी लोग याद रखिए अम्लीय मिट्टी में तो इसको करी जाती है, क्योंकि एक प्रकार से देखें तो शुष्क इलाकों के लिए जो फसल होती है दोस्तों अच्छी मानी जाती है, जैसे कि राजस्थान हो गया आपका। और एक प्रकार से हम देखें तो बाजरे का उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान है। तो ऐसे इलाकों की मिट्टी जो प्राय अम्लीय होती है तो वहाँ पर बाजरे की खेती अच्छे से करी जाती है। तो क्षारीय भूमि में इसको नहीं उगाया जा सकता है। ये हो गया। किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो बलुआ दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो आप सभी लोग याद रखिए। पर परागण बाजरे की फसल में पाया जाता है। बाजरे की जो फसल होती है किस प्रकार की है? तो पर परागण, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह स्वयं परागण पर आधारित नहीं है, पर परागण पर आधारित क्रॉप है। उत्तरी भारत में जो बाजरा है आमतौर पर असिंचित क्षेत्रों में मूंगफली, मूंग, तिल, ग्वार, लोबिया के साथ उगाया जाता है। जो उत्तरी भारत वाले इलाके हैं, कौन से इलाके हैं? हालांकि हम कई बार आप सभी लोगों को बता भी चुके हैं, भारत का नक्शा भी बना करके एक बार फिर से आप सभी लोगों को समझा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा भारत हो गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका भारत, हालांकि बहुत अच्छा तो नक्शा नहीं बना पर आप समझ सकते हैं, समझने के लिए पर्याप्त रहेगा। ये वाले दोस्तों जो इलाके हैं आपके उत्तरी इलाके हो गए, ये आपका पूर्वोत्तर इलाके हो गए, ये दक्षिणी इलाके हो गए, ये पश्चिमी इलाके हो गए। तो यहाँ पर बात करी जा रही है उत्तरी भारत के, अर्थात आपका ये इलाके हरियाणा हो गए, ठीक है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये सब मेरे ख्याल से इधर आएंगे। तो उत्तरी भारत में बाजरा प्रायः असिंचित क्षेत्रों में, मूंगफली कौन कौन सी क्रॉप के साथ, जहाँ पर असिंचित क्षेत्रों में जहाँ मूंगफली हो गई आपकी, मूंग, तिल, ग्वार, लोबिया आदि के साथ इसको उगाया जा सकता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि रबी के मौसम की अगर हम बात करें, रबी के मौसम जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर इत्यादि फसलें भी ली जाती हैं। उत्तरी भारत में संकर बाजरा, गेहूं, मूंग तथा संकर बाजरा, आलू, गेहूं और संकर बाजरा, लाही गेहूं, संकर बाजरा, गेहूं, लोबिया को उगाते हैं। हालांकि आप इसको याद रखिए, इस तरीके बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा। हालांकि पीसीएस वगैरह में जो एसटीए का एग्जाम, इन सब में इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं, तो आप सभी लोग खैर इसको समझ लीजिए। तो उत्तरी भारत में जो संकर बाजरा है दोस्तों, जैसे गेहूं, मूंग तथा संकर बाजरा, ये हो गई आपकी गेहूं,
ठीक है। संकर बाजरा, आलू, गेहूं, संकर बाजरा, लाही गेहूं, संकर बाजरा, गेहूं, लोबिया आदि को उगाया जाता है। उत्तरी भारत की बात की जाए, बुआई से पहले बीज को ऑर्गेनिक, मर्क्यूरिक, कवकनाशी रसायनों जैसे कि एग्रोसॉन, जीएन, सेरोसॉन, थायरम इत्यादि से उसको उपचारित किया जाता है। बुआई से पहले सभी लोग क्या करेंगे, जो बीज होते हैं उनको उपचारित किया जाता है ताकि विभिन्न प्रकार के जो लगने वाले रोग हैं उनके प्रति उसमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। तो बुआई से पहले बीज को ऑर्गेनिक, मर्क्यूरिक, कवकनाशी जैसे रसायनों के द्वारा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बात करें तो एग्रोसॉन, जीएन, सेरोसॉन, थायरम इत्यादि के द्वारा इसको उपचारित किया जाता है। जो संकर बाजरा की किस्म होती है, संकर बाजरा की बात करें तो इसके जो बीज होते हैं दोस्तों पहले से ही उपचारित रहते हैं, अतः जो संकर बाजरे को उपचारित नहीं करा जाता। जो संकर बाजरे के जो बीज होते हैं, संकर बाजरा की जो क्रॉप होती है इसको उपचारित नहीं किया जाता है क्योंकि इसके बीज पहले से ही उपचारित रहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि 1 कुंटल बीज के उपचार के लिए करीब 250 ग्राम रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 1 कुंटल बीज के लिए अगर बात करें कि 1 कुंटल बीज का अगर उपचार करना है ताकि उसमें विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके, तो उसके लिए करीब 250 ग्राम रसायन जो होता है पर्याप्त होता है। कितना, तो 250 ग्राम रसायन जो होते हैं काफ़ी होते हैं उनको उपचारित करने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, जब हमें अगली प्रत्येक वर्ष से नई जब हमको बोना होता है नई फसल को, तो प्रमाणित बीजों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि प्रमाणित बीज जो होते हैं वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त या विभिन्न प्रकार के परीक्षणों से गुजरे हुए होते हैं, तो उनमें भी अलग अलग रोगों की लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो संकर बाजरा की बुआई के लिए प्रतिवर्ष नया प्रमाणित बीज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सभी कॉन्सेप्चुअल भी चीज़ें हैं थोड़ा, और थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें भी हैं। उत्तरी भारत में खरीफ के मौसम में बाजरे की बुआई के लिए जुलाई का दूसरा पखवाड़ा सबसे उपयुक्त रहता है। एक बार प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, तो उत्तरी भारत में खरीफ के मौसम में बाजरे की बुआई के लिए कौन सा महीना उपयुक्त माना जाता है? तो ऑप्शन वगैरह अगर आपके दिए होंगे जुलाई, अगस्त या सितंबर, तो जुलाई का दूसरा पखवाड़ा सबसे उपयुक्त माना जाता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा देर से होती है वहाँ बुआई देर से करना चाहिए। आमतौर पर जिन क्षेत्रों में जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में जो वर्षा लेट लतीफ होती है तो वहाँ पर जो बुआई की जाती है वो बुआई देर से करी जानी चाहिए। बाजरे के लिए बीज की मात्रा बात करें, जो सीड रेट है दोस्तों कितनी, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको लेकर के अक्सर प्रश्न बनता है कि 4 से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बाजरे की सीड रेट मायने रखती है। सीड रेट कितनी रहेगी इसकी? अच्छा, सीड रेट की हम लोगों ने अलग से क्लासेस कर रखी हैं दोस्तों। प्रत्येक के वानस्पतिक नाम पर बात करी हम लोगों ने, सीड रेट उसकी कितनी होनी चाहिए और कौन सी क्रॉप के स्कूल के अंतर्गत आती है। तो पूर्व के लेक्चर आप सभी लोग जरूर देखिए, 2-3 नंबर तो आपको इसमें से देखने को जरूर मिलेंगे। तो सीड रेट इसकी करीब 4 से लेकर के 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी सीड रेट इस्तेमाल करी जाती है। प्रति हेक्टेयर बाजरे की पौधों की संख्या 1,75,000 से लेकर के करीब 2 लाख के आसपास होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गई। अच्छा, कई स्रोतों में आपको दोस्तों 1 लाख से लेकर 1,66,000 भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप दोनों याद रखिए, 1,66,000। तो कई स्रोतों में आप सभी लोगों को 1,66,000 देखने को मिलेगा, ताकि आप सभी लोग ये ना कहें कि उसमें तो दूसरा दिया हुआ किसी अन्य बुक में। तो प्रति हेक्टेयर बाजरे की जो पौध संख्या है 1,75,000 से लेकर के 2 लाख के आसपास रहती है। ठीक है, किंतु कुछ अन्य स्रोतों में जो हालांकि काफ़ी चर्चित पुस्तकें भी हैं तो उसमें 1,66,000 आपको देखने को मिलेगा। जब बाजरे की खेती करी जा रही होती है तो जो बीज की बुआई करी जा रही है तो उसमें जो बीज की गहराई रखी जाएगी तो करीब 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक का गहराई होनी चाहिए। तो गहराई इसकी दोस्तों 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसको मैं इधर नोट कर देता हूँ, 1,66,000 ये हो गए आपके। अब गहराई कितनी रखी जानी चाहिए? तो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई रखनी चाहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल याद करने की जरूरत नहीं है आप सभी लोग, मैंने पॉइंट वाइज शामिल किया है तो आप सभी लोगों को याद करने में आसानी रहेगी। बुआई के लिए जो गहराई रहेगी दोस्तों कितनी रहेगी, अलग भी नोट कर देता हूँ। गहराई, तो गहराई करीब 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक रहेगी। ये तो हो गई आपकी गहराई। और बाजरे की बुआई सबसे अच्छी सीड ड्रिल से करने पर होती है।
अच्छा, हालांकि हो सकता है आपको कुछ इसमें से तथ्य महत्वपूर्ण ना लगे दोस्तों, लेकिन कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बनते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा सही है, ऑप्शन ए, बी, सी, एक या दो, दो या तीन, चार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो एक बार अगर पढ़ लेंगे भी आप, तब भी उम्मीद है आपका काम चल जाएगा। किंतु अगर सिर्फ एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण पढ़ते जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो एग्जामिनर के ऊपर की बात है कौन सा वह किस प्रकार के प्रश्न बनाता है। मैं कई बार यह भी कह चुका हूँ कि दोस्तों ग्रेजुएशन की ये पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल की, तो एग्जामिनर आपसे थोड़ी बहुत तो उम्मीद रखेगा ही। पिछले साल के आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं। अगर पंक्ति से पूर्व, अगर जो अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, अगर पंक्ति से बीज पूरी तरह से अंकुरित ना हो, ठीक है, तो जैसे जो बाजरे की पंक्ति होगी, अगर उसमें बीज पूरी तरह से अंकुरित ना हो तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बुआई 20 से 30 दिन के अंदर अतिरिक्त पौधों को निकाल करके लगाते हैं। तो इस तथ्य का कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं हम लोगों ने बाजरे की बुआई जब करी, जैसे कि ये पंक्ति है, ये बाजरे की पंक्ति है दोस्तों, ठीक है, और ये कुछ पौधे इसमें लगे हुए हैं, ये कुछ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, ये कुछ पौधे वो हैं जो अच्छे से विकसित हो रहे हैं, ठीक है, ये कुछ पौधे ऐसे हैं दोस्तों जो नहीं विकसित हो रहे हैं, नहीं चल रहे हैं अच्छे से। तो क्या करेंगे, इनको निकाल देंगे। कह रहा है कि अगर पंक्ति से बीज पूरी तरह से अंकुरित ना हो तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, अर्थात जो चीजें बची हुई, अर्थात जिन जिन चीजों पे पौधे लगाया गया, जो बोया गया बीज है, अगर अंकुरित नहीं करता है अच्छे से, पूर्ति करने के लिए बुआई से 20 से 30 दिन के अंदर अतिरिक्त पौधे को निकाल करके लगा देना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको ऐसे करके हटा दिया जाएगा और अतिरिक्त पौधों को 20 से 30 दिन के अंदर ही दोस्तों यहाँ पर लगा दिया जाएगा। जो अतिरिक्त पौधे हैं यहाँ पर इनको रोप दिया जाएगा पंक्ति के अंदर। अगला बिंदु हमारा है कि बाजरे की पौधघर, जो बाजरे की जो पौधघर होती है उसके लिए क्यारियों का आकार करीब 10 मीटर लंबा व 1 मीटर चौड़ा रखा जाता है। तो बाजरे की जो पौधघर तैयार करी जाएगी उसमें क्यारियों का आकार करीब 10 मीटर लंबा रखा जाएगा व 1 मीटर चौड़ा रखा जाएगा, ठीक है। इस आकार की करीब 50 क्यारियां 1 हेक्टेयर खेत के लिए पौधे देती हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, बाजरे की जो पौधघर होती है उसमें क्यारियों का आकार करीब 10 मीटर लंबा रखा जाएगा तथा 1 मीटर चौड़ा रखा जाएगा, ठीक है। एक आकार की 50 क्यारियां जो होंगी 1 हेक्टेयर खेत के लिए पौधे देने का कार्य करती हैं। इस आकार की 50 क्यारियां, जो कहने का तात्पर्य जो ऊपर की पौधघर बना रहे हैं हम सभी लोग 10 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ा, तो उसमें से जो 50 क्यारियां होंगी 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त मात्रा में पौधे प्रदान करने का कार्य करेंगी। जैसे मान लेते हैं कि हमने ये पौधघर तैयार की, इसकी 10 मीटर की लंबी और 1 मीटर चौड़ी है, तो इसमें करीब 50 क्यारियां हैं। तो 50 क्यारियां जो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रूप से पौधे प्रदान कर देंगी, जो उसकी उपज के लिए ठीक होगा। अगर हम बात करें कितनी दूरी इसकी रहनी चाहिए, पौधे को जब लगाया जा रहा हो खेत में, पौधे को जब उसको लगाया जा रहा हो, रोपा जा रहा हो, तो करीब कितने सेंटीमीटर की स्पेस होना चाहिए, तो 45 गुणे 15 सेंटीमीटर। यह भी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको भी आप सभी लोग याद रखिए। 45 गुणे 15 सेंटीमीटर का अंतराल होना आवश्यक है। रोपण विधि से बाजरा उन्हीं हालत में बोया जाए जब बीज द्वारा बुआई समय से न हो पाए। रोपण विधि का इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए, जो बाजरे में जब रोपण विधि का प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब बीज द्वारा बुआई समय से न हो पाए। बीज द्वारा जब बुआई किसी कारणवश लेट लतीफ हो जाए दोस्तों, तो रोपण विधि के प्रयोग किया जाना चाहिए बाजरे में। 25 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक अंतराल रोपाई के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कब से लेकर कब तक, तो 25 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक अंतराल रोपाई के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएं तो रोपाई कर दी जानी चाहिए। संकर बाजरे की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर औसतन 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन। अब इसके सभी लोग जो कितने इसकी मैन्योर फर्टिलाइजर वगैरह, हालांकि हम सभी लोगों ने संभवतः पूर्व में बात कर ली, तो वो आप सभी लोग याद रखिए। वो तो हो गया आपका फर्टिलाइजर वगैरह, आरंभ में हम लोगों ने इसको समझ रखा कितना कितना इसके लिए आवश्यक होगा। फिर भी एक बार देख ले, संकर बाजरे की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर औसतन 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। वहीं 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 से लेकर के 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अच्छा, संभवतः हम सभी लोगों ने आरंभ में फर्टिलाइजर को लेकर के सभी लोगों ने बात किया भी हुआ भी है। जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, हम सभी लोगों ने देसी किस्में, संकर किस्में, इसको फास्फोरस को लेकर के हम सभी लोगों ने क्लास कर रखी हुई ऊपर।
ऊपर के पूर्व के लेक्चर में कहने का तात्पर्य है, तो आप सभी लोग उससे कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा अलग अलग दिया हुआ जो कंफ्यूजिंग भी होगा। जैसे कि संकर प्रजाति की अगर हम बात करते हैं मक्के की, सॉरी दोस्तों, बाजरे की अगर संकर प्रजाति की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का करीब 80 से 100 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, ठीक है, और वहीं पोटास 40 किलोग्राम प्रदान करा जाएगा संकर बाजरे की। इसमें भी यही दिया हुआ कि 80 से लेकर के 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 से 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। तो आप इतना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो आप पूर्व की क्लास में देख लीजिएगा। मैंने उसमें क्या करा है, जो संकर बाजरा होगा दोस्तों, उसके लिए नाइट्रोजन करीब आपकी 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, वहीं फास्फोरस तथा पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब बात देसी किस्म की होगी, देसी बाजरे की किस्म के लिए नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए, तो नाइट्रोजन करीब 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, वहीं फास्फोरस तथा पोटास 25 से किलोग्राम इस्तेमाल की जानी चाहिए, 25 से 30 किलोग्राम कुछ भी आप। तो मैंने क्या करा, एक मोटा मोटा आंकड़ा ले लिया ताकि आप इधर उधर कंफ्यूज ना हो। फिर जब आपके ऑप्शन आएंगे तो आप उसमें कैसे टिक करेंगे, जो समथिंग होगा आपका लगभग आसपास, जैसे कि मान लेते हैं 25 किलोग्राम मैंने फास्फोरस बताया, ठीक है। तो अगर कोई इधर 20 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ तो ठीक है, 20 दिया हुआ, 18 दिया हुआ है, तो आप जो सबसे नज़दीक 25 का होगा आप उस प्रकार का लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगले बिंदु की ओर बात करते हैं कि जैविक खाद का प्रयोग। जैविक खाद का जो प्रयोग होगा, जैविक खाद का प्रयोग असिंचित क्षेत्रों में करना चाहिए। जैविक खाद का प्रयोग जो कहाँ किया जाएगा, जो असिंचित क्षेत्र है, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, फास्फोरस व पोटासधारी उर्वरकों की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा एक साथ मिलाकर भूमि में बुआई के समय डालते हैं। तो अब मैन्योर तथा फर्टिलाइजर के लिए पूर्व की क्लास कर लीजिए दोस्तों, वो आपके लिए सही रहेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है पर उसमें नहीं लगेगा। असिंचित क्षेत्रों में ये तथ्य भी महत्वपूर्ण, असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन का छिड़काव करना लाभदायक रहेगा। बाजरे की फसल के लिए यूरिया का 3% घोल 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उस समय छिड़काव करना चाहिए जब पौधे 5 सप्ताह के हो जाएं, तब कर देना चाहिए। तो ये तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है कि असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन का छिड़काव किया जाना चाहिए, ठीक है, जो कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाभदायक रहता है। वहीं बाजरे की जब फसल में यूरिया का जो 3% घोल है दोस्तों, 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उस समय छिड़काव कर देना चाहिए जब पौधे 5 सप्ताह के हो जाएं। ये तो हो गया यूरिया का घोल का छिड़काव कब किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए। कह रहा है कि लो वॉल्यूम पावर स्प्रे से एक ही बार में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन धारी उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए। जो लो वॉल्यूम पावर स्प्रे से होते से एक ही बार में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन धारी उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए। बाजरे की 2 किलोग्राम मात्रा 500 से 600 वर्ग मीटर क्षेत्र पौधघर 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। बाजरे की जो 2 किलोग्राम मात्रा होता है दोस्तों, वह 500 से 600 वर्ग मीटर क्षेत्र पौधघर 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। जैसे कि ये 500 से 600 वर्ग मीटर की एक पौधघर है दोस्तों, उसके लिए करीब बाजरे की 2 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगी। जब उसकी सिंचाई कब करनी चाहिए कि जब मृदा में करीब 50% लेकर के नमी उपलब्ध रहती हो तो खेत की सिंचाई कर दी जानी चाहिए। और वर्षा ना हो रही हो, जैसे कि शुष्क इलाकों में अपेक्षाकृत वर्षा की कमी देखने को हमें मिलती है, तो मृदा में नमी अगर 50% रह रही है तो आप खेत की सिंचाई कर दें ताकि पानी की पर्याप्त मात्रा थोड़ी बचाई जा सके, ठीक है। पहले से ही नमी उपस्थित रहेगी तो इतना पानी अधिक नहीं लगेगा। वहीं जब वर्षा ना हो रही हो तो 1 से 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। जब वर्षा की ऐसी परिस्थिति देखने को मिले जब पानी नहीं गिर रहा है, वर्षा नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए, 1 से 2 सिंचाई कर देनी चाहिए। बाजरे के खेत में दोस्तों, बाजरे की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उचित जल निकास आवश्यक होता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग की स्थिति को सहन करने में थोड़ा कह सकते हैं कि सक्षम होते हैं। तो वही बाजरे के खेत में जल निकास के लिए 40 से 50 मीटर की दूरी पर जल निकास के लिए गहरी नालियां बना लेनी चाहिए। जब बात जल निकास की हो रही हो तो करीब दोस्तों क्या करना चाहिए, 40 से 50 मीटर की दूरी पर जल निकास के लिए गहरी नालियों को बनाया जाना चाहिए। अगला हमारा बिंदु है कि जिंक की 2 से 5 किलोग्राम की मात्रा का पत्तियों पर छिड़काव करने से दानों की उपज में वृद्धि होती है। अगर हमें दाने की जैसे जो बाजरे की अच्छी उपज प्राप्त करनी है तो क्या किया जाएगा, जिंक की 2 से 5 किलोग्राम मात्रा
पत्तियों पर छिड़काव कर देनी चाहिए, जिससे दानों की उपज में क्या होती है, वृद्धि होती है। हमें देखने को अपेक्षाकृत अच्छी उपज देखने को मिलेगी। बीज को एजोटोबैक्टर से उपचारित किया जाना चाहिए, जिससे 19 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सकती है। अगर हम सभी लोगों ने जो बाजरे के बीज होंगे, एजोटोबैक्टर एक प्रकार का जैव उर्वरक जो होता है, उसका अगर प्रयोग किया जाए तो 19 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे उपज में करीब 24.3% की वृद्धि होती है। जैसे कि बीज जो बाजरे के बीज होते हैं, बुआई के समय क्या किया जाना चाहिए, अगर हम एजोटोबैक्टर से उनको उपचारित करते हैं ताकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सके, तो करीब 19 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सकती है। ठीक है, वहीं प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करें तो उपज में करीब 24.3% के हिसाब से आसपास समथिंग वृद्धि हो सकती है। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिए कि एजोटोबैक्टर से उपचारित करने से करीब 19 किलोग्राम नाइट्रोजन बढ़ेगी। वहीं उपज की बात करें कितनी वृद्धि होगी, तो करीब 24.3% की वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। आगे बात करें कि बुआई किस प्रकार होनी चाहिए, दिशा वगैरह कैसी होनी चाहिए। इसको समझते हैं कि बाजरे में पौधों की पंक्तियां उत्तर से दक्षिण को होना चाहिए। जब बाजरे की बुआई हम सभी लोग कर रहे होते हैं तो पंक्तियों की दिशा कैसी होनी चाहिए, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। कहने का तात्पर्य जैसा कि मान लेते हैं ये हमारा खेत है, तो इसमें जो बुआई की दिशा होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए, ऐसी। ये हो गया आपका उत्तरी इलाका, ये हो गया आपका दक्षिणी इलाका। तो दिशा कैसी हो, तो उत्तर से दक्षिण की ओर होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप सभी लोग। बाजरे में पौधों की पंक्तियों की बुआई उत्तर से दक्षिण की ओर होना चाहिए, तथा बुआई की दिशा सनराइज एंड सनसेट होनी चाहिए। याद रखिए, जिससे उपज में 10% से लेकर के 15% तक की उपज में वृद्धि हो सकती है। अच्छा, ऐसी प्रक्रिया अपनाए जाने से क्या होगा, करीब हमें जो उपज में 10 से 15% तक लेकर के वृद्धि देखने को मिलेगी। यह किसके द्वारा कहा गया, तो एग्रीकल्चर संस्थान नैनी इलाहाबाद के द्वारा कहा गया। दोस्तों एक बार हम कह सकते हैं, जब किसी तथ्य को किसी संस्थान के द्वारा उल्लेखित किया जाता है तो अपने आप में ही अहमियत रखता है। तो कृषि संस्थान नैनी इलाहाबाद के द्वारा क्या कहा गया दोस्तों, कि बाजरे में पौधों की अगर पंक्तियों को सभी लोग उत्तर से लेकर के दक्षिण की दिशा में बोते हैं तथा बुआई की दिशा सनराइज एंड सनसेट होनी चाहिए, तो करीब उपज की अगर वृद्धि की बात करें तो 10 से लेकर के 15% तक हमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये इसमें एट्राजिन का प्रयोग किया जाना चाहिए खरपतवार नियंत्रण के लिए। कैसे प्रयोग करेंगे, तो 0.5 किलोग्राम की 800 से लेकर के 1000 लीटर पानी में इसको घोलकर फसल की बुआई के बाद व अंकुरण से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देंगे। तो आप इतना याद रखिए कि बाजरे में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रतिशत वगैरह बहुत कम पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग, मैंने समझा दिया आप सभी लोगों को, एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि क्या याद रखना आपको। बाजरे में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन नामक रसायन को, जिसको कैसे प्रयोग करना होता है कि 0.5 किलोग्राम की जो मात्रा होगी दोस्तों, 800 से लेकर के 1000 लीटर पानी में इसको घोल लेंगे। एट्राजिन जो आपका रसायन होगा उसको क्या करेंगे, 0.5 किलोग्राम उसकी मात्रा ली है हम सब लोगों ने लेकर के 800 से 1000 लीटर पानी में इसको घोल लिया। फिर उसका प्रयोग कैसे करेंगे, अगर हम बात करें इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो प्रयोग फसल की बुआई के बाद। कहने का मतलब यह है कि जब फसल को हम सभी लोग बो देंगे और उसमें अंकुरण से पूर्व प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव कर दिया जाएगा। तो आपको याद क्या रखना कि बाजरे में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। बाकी आप मात्रा वगैरह पढ़ लीजिए, हो सकता है अगर आ जाएगा तो आप याद रखेंगे। बाजरे की पंक्तियों के बीच में दलहनी फसलें जैसे कि मूंग, उर्द, मोठ, मूंगफली आदि को उगा सकते हैं आराम से। बाजरे की पंक्तियों के बीच दलहनी फसलों जैसे कि मूंग, उड़द, मोठ, मूंगफली आदि को उगाकर अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो बाजरे से लेकर के महत्वपूर्ण सभी बिंदु हो गए। अब हम सभी लोग बाजरे की कुछ जो महत्वपूर्ण किस्में हैं उसको लेकर के एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण किस्म यह है दोस्तों HB1। इसको समझते हैं कि क्या है HB1। सबसे पहले देखते हैं कि इस किस्म का विकास कैसे हुआ। तो टिप्ट 23A इंटू BIL 3B के संकरण के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो HB1 का विकास कैसे हुआ है, तो यह एक प्रकार की संकरण से, जैसे कि किसके द्वारा, तो टिफ्ट 23A इंटू बिल 3B
के संकरण से इसका दोस्तों विकास हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। इस किस्म का विकास टिफ्ट TIFT23A इंटू BAIL 3B के संकरण से करीब वर्ष 1965 में इसका विकास हुआ था, ठीक है। इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें कितना समय लेता है पकने उगने में, तो 75 से लेकर के करीब 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और जो यह बाजरे की किस्म है, अच्छा दोस्तों ये सभी किस्में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती हैं, तो आप सभी लोग याद रखिए कि HB1 का विकास कैसे हुआ है, कई बार पूछा गया है। इसका कब विकास हुआ है, तो वर्ष 1965 में विकास हुआ है। 75 से 85 दिन की इसकी करीब ड्यूरेशन है। यह सिंचित तथा असिंचित दोनों क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है। जो सिंचित वाले इलाके हैं और जो असिंचित वाले इलाके हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण साबित होती है। अच्छा, इसमें जो HB1 है इसकी खेती दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी करी जाती है, ठीक है। इसकी उपज करीब 30 से 35 कुंटल प्राप्त हो जाती है। इसकी जो उपज होती है करीब 30 से 35 कुंटल प्राप्त हो जाती है। अच्छा, उपज भले ही ना आप याद रखिए, मेरे ख्याल से आप सभी लोग पढ़ लीजिए, जो जो चीज़ आपको याद रखनी है मैं वो बता दे रहा हूँ। तो इसमें डाउनी मिल्ड्यू तथा अर्गट नामक बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। तो आप लोग इसमें क्या याद रखेंगे, HB1 का विकास कैसे हुआ, तो वर्ष 1965 में TIFT23A इंटू BIL 3B के संकरण से इसका विकास हुआ। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो करीब 75 से लेकर के 85 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। किन किन क्षेत्रों में उगाई जा सकती, तो सिंचित एवं असिंचित दोनों इलाकों में। उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती होती है। और यह किस बीमारी का इसमें प्रकोप देखने को नहीं मिलता, तो जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू हो गया, अर्गट ऑफ बाजरा वगैरह जो भी किस्में होती हैं, अर्गट नामक बीमारी का भी प्रयोग दोस्तों इसमें नहीं होता, प्रकोप नहीं होता है। तो ये डाउनी मिल्ड्यू और अर्गट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जैसे कि इसमें डाउनी मिल्ड्यू और अर्गट नामक बीमारी का प्रकोप नहीं होता, याद रखिए। किस किस क्षेत्रों में इसकी खेती करी जाती है याद रखिए, और इसका टाइम पीरियड क्या है यह याद रखिए, किसके द्वारा इसका विकास हुआ है और कब विकास हुआ है, आप ऐसे याद रखिए इनको। तो इतने में आपका काम हो जाएगा। HB1 से लेकर के अगर कोई प्रश्न आएगा दोस्तों तो इससे बाहर का नहीं होगा। अब HB2 पर बात करते हैं। जो HB1-2 इसको समझते हैं। इस किस्म का विकास किसके द्वारा हुआ है, तो TIFT23A तो का इसमें शामिल ही है। TIFT23A इंटू J88 के संकरण से आपस में इनका विकास हुआ है, ठीक है। इधर अगर HB1 की बात करें तो TIFT23A BIL 3B के द्वारा विकसित हुई, वहीं HB2 TIFT23A और J88 के द्वारा विकसित हुई है। इसका टाइम पीरियड 70 से 75 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है, ठीक है। HB3 की बात करें तो इस किस्म का विकास TIFT23A और J104 के द्वारा हुआ। ये किसके द्वारा विकसित हुई है, तो TIFT23A इंटू J और 104 के संकरण से विकसित करी गई। यह भी 75 से 80 दिनों में पक करके तैयार हो जाती। तो आप सभी लोग देख पाएंगे कि जैसे HB2 है तो 70 से 75। अच्छा, आप ऐसे याद रखिए, देखो HB1 तो आप याद रखिए कि 75 से 85 ये बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है। HB2 की अगर बात करें, HB2 ये कब कितने दिनों में दोस्तों पक करके तैयार हो जाती है, तो 70 से 75 दिनों में पक करके तैयार होती है, ठीक है। वहीं HB3 की अगर हम बात करते हैं तो 75 से 80 दिनों में पक करके तैयार होती है। 75 से 80 दिनों में पक करके तैयार होती है। 75 से 80 दिनों, 70, 75 और 75 से 80। तो आप सभी लोग ये आपको थोड़ा एक प्राशन करके आसान रहेगा याद करने के लिए। तो अब HB4 पर बात करते हैं। इस किस्म का विकास किसके द्वारा किया गया, तो HB4 को अगर हम विकसित करने की बात करें दोस्तों तो TIFT23A इंटू K 560 के द्वारा 560 के संकरण से आपस में विकसित हुई। आप सभी लोग इनको कहीं नोट कर लीजिए और याद करते रहिए, हालांकि इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो TIFT23A इंटू K 560 के संकरण से विकसित हुई। अच्छा, इसका विकास अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। तो HB4 अगर किस्म बाजरे की हम बात करें, जो HB4 किस्म है किस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया था। अगर इसकी खेती की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इन सभी क्षेत्रों में इसकी खेती करी जाती है। तो और इसके टाइम पीरियड करीब 90 से 95 हो गया आपका। इन 90 से 95 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। और यह भी डाउनी मिल्ड्यू और अर्गट रोग के प्रति एक प्रकार से हम कहें कि सहनशील होती है, इसमें नहीं लगता है, ठीक है।
तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है ये तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में इसकी खेती करी जाती है। और यह कब से कब तक पक के तैयार हुई, तो 90 से 95 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। इस किस्म यह किस्म जो डाउनी मिल्ड्यू तथा अर्गट रोग इसमें नहीं लगता है। अब HB5 को समझते हैं। अगली हमारी किस्म कौन सी HB5 है। तो सबसे पहले तो इसके विकास की बात करते हैं, किस प्रकार यह विकसित हुई। तो टिप्ड 23A X इंटू के 559 कहने का तात्पर्य कि 559 से विकसित हुआ। तो इस किस्म का विकास IARI नई दिल्ली के द्वारा किया गया। तो HB4 है इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। वहीं HB5 किस्म का विकास IARI नई दिल्ली के द्वारा किया गया। फसल अवधि जो टाइम पीरियड की बात करें तो 90 से लेकर के 95 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। और अर्गट और हरित बाली रोग HB5 जो है दोस्तों, यह अर्गट के साथ साथ हरित बाली रोग इसमें नहीं लगता है। और इसकी खेती पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में करी जाती है। तो अगर इधर जगह लिखी हो, थोड़ा नोट है दोस्तों, इधर लिख लेते हैं। विकसित किसके द्वारा की गई, ये कई बार पूछा गया, तो नोट कर लेते हैं कि HB4 इसका विकास किसके द्वारा किया गया। तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। और HB5 किसके द्वारा विकसित किया गया। तो IARI नई दिल्ली के द्वारा। इसकी अगर हम विकास की बात करें तो IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित है यह। ठीक है, तो IARI नई दिल्ली के द्वारा विकसित है। अच्छा, चाहूँ तो मैं भी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जलवायु कैसी, मिट्टी कैसी, बीजर कैसी, कौन कौन से रोग, ये सभी चीज़ों को शामिल करके क्लास बहुत जल्दी आपकी खत्म हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि विभिन्न पहलुओं को आप समझें, याद रखें, ताकि एग्जाम में जो भी अगर प्रश्न बनने वाले तो कोई छूटने ना पाए। तो ये तो हो गया आपका HB4, HB5 किस्म, कौन कौन से रोग इसमें नहीं लगते हैं, कितना टाइम पीरियड है, नई दिल्ली के द्वारा विकसित करी गई IARI द्वारा, और किस प्रकार से डेवलप करी, किसके आपसी संकर की वजह से डेवलप करी गई है। अब हम HB10 को समझते हैं। तो अगर किस्म बाजरे की किस्म भी आ जाए कौन कौन सी, तो HB1, 2, 3 देख सकते हैं कि आप सभी लोग, ये 1, 2, 3, 4 ये हो गई, और 4 हो गई, 5 हो गई। 5 के बाद हम सभी लोग 10 पर बात करेंगे। इसकी क्या खास बात है। यह किस्म कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी पाई गई। कहने का तात्पर्य है जो HB10 है, यह ऐसी किस्म है जो अपेक्षाकृत जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अच्छी पाई गई। इस किस्म का विकास किसके द्वारा किया गया, तो पंजाब विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो वर्ष 1975 में किया गया। इस किस्म की बाली की लंबाई 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर होती। इसमें अपेक्षाकृत कल्ले कम निकलते हैं। टाइम पीरियड 90 से 95 दिन होता है। तो ये तो हो गई समझने वाली बात। खैर, बाकी आप लोग याद क्या रखेंगे। तो HB10 जो किस्म है दोस्तों, कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अच्छी पाई गई। इस किस्म का विकास पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, जो लुधियाना में स्थित है। वर्ष 1975 में निकाला गया। तो ये तो हो गई महत्वपूर्ण बातें HB10 को लेकर के। ठीक है, तो अब हम सभी लोग कल दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। कल हम सभी लोग बाजरे की संकुल किस्मों पर बात करेंगे, जो भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट किस्में हैं संकुल, उन सब पर हम सभी लोग कल बात करेंगे। और अन्य महत्वपूर्ण जो बचे हुए टॉपिक हैं ले लेंगे। तो पहले तो एक बार फिर से हम सभी लोग किस्मों को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो HB1 का विकास की बात करें तो टिप्ड 23A इंटू बिल 3B के संकरण से विकसित करी गई। कब विकसित की गई, तो वर्ष 1965 में विकसित की गई। इसका टाइम पीरियड HB1 का क्या रहेगा, तो 75 से लेकर के 85 दिनों में पक करके तैयार हो जाती। अच्छा, किस्म सिंचित तथा असिंचित इन दोनों क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी गई। ठीक है, और डाउनी मिल्ड्यू रोग तथा अर्गट नामक बीमारी का इसमें प्रकोप नहीं होता। ये तो हो गई आपकी HB1। HB2 की अगर हम बात करें
तो इसका विकास TIPT23A इंटू J88 के आपसी संकरण के दौरान तैयार करी गई। HB2 में क्या करा गया, TIPT23A के साथ J88 का प्रयोग किया गया और इसका टाइम पीरियड करीब 70 से लेकर के 75 दिन रहेगा। अब HB3 को समझते हैं। HB3 में क्या करा गया, इसका विकास दोस्तों TIPT23A इंटू J104 के आपसी संकरण से इसको तैयार किया गया। इसका टाइम पीरियड 75 से लेकर के करीब 80 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। और HB4 में क्या हुआ, तो इसका विकास TIPT23A इंटू K560 के संकरण से तैयार किया गया। किसके द्वारा, तो TIPT23A इंटू K560 के आपसी संकरण से HB4 को विकसित किया गया। इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। अच्छा, इनकी खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि क्षेत्रों में करी जाती है। और HB4 का टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो HB4 का टाइम पीरियड 90 से लेकर के 95 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। अच्छा, HB4 डाउनी मिल्ड्यू तथा अर्काट रोग के प्रति एक प्रकार से कहे तो इसमें नहीं लगता है या सहनशील भी होती है। HB5 के विकास की बात करें तो TIPT23AX इंटू K559 से हुआ है। ठीक है। अच्छा, HB5 का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों थोड़ा HB5A में कंफ्यूजन है, इसको जरा देखते हैं। इसमें X नहीं होगा दोस्तों, ये इंटू का मेरे ख्याल से मार्क है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, तो इसको नोट कर लेते हैं। HB5 का विकास किसके द्वारा किया गया है, शिफ्ट ये गुड़े का निशान है आपका, ना कि कंफ्यूजन थोड़ा लग गया है क्योंकि वो इस ऐसे लिखा हुआ था, मुझे लग रहा था थोड़ा इसमें डाउट। तो TIPT23A इंटू 559 से विकसित हुई। इस किस्म का विकास IRI नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। अच्छा, इसकी उपज अधिक होती है और जो टाइम पीरियड रहेगा करीब 90 से लेकर के 95 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। और इसमें आर्गाट के साथ साथ हरित बाली रोग नहीं लगता है। जहां हमने नोट किया था वहां भी नोट कर देते हैं। HB5 खैर इसको किसके द्वारा विकसित किया गया या नोट किया है, तो ये तो हो गया HB5। अब हम आगे समझते हैं HB10 को। तो HB10 कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए अच्छी मानी गई और पंजाब विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा वर्ष 1975 में निकाली गई। इसमें कल्ले कम लगते हैं। इसका टाइम पीरियड 90 से 95 दिन है दोस्तों। तो उम्मीद है हमारा वीडियो सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगले दिन मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि मटेरियल ज़्यादा रहेगा। तो बाकी आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप सभी लोग अपने लिहाज से देख सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ छूट जाए। आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए। तो कुछ कल जो करीब कौन सी किस्में, तो कल संकुल किस्मों पे हम सभी लोग बात करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को जारी रखें।